लक्की के कार्ड से जैसे ही उस लड़की ने 2 करोड़ रुपए निकाले, आसपास खड़े लोगों के होश उड़ गए। वो दोनों महिलाएं जो उस विल्ला को खरीदने के लिए बेताब हुए जा रही थीं, उन्हें तब तक इस बात पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि एक फटीचर सा दिखने वाला लड़का उनके हाथ से उनके सपनों का घर छीन लेगा। सब लोगों का लक्की को देखने का नजरिया ही बदल चुका था। जहां पहले सब उसे हीन भावना से देख रहे थे, वहीं अब सभी लोगों के चेहरे पर उसके लिए मुस्कान छितर गई थी। उस सेल्स वाली लड़की ने सभी लोगों से अपना ध्यान हटाया और लक्की के पास आकर बोली, सर आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? लक्की उसके सवाल को सुनकर मुस्कुराने लगा। सर सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। आइए मैं आपको बता देती हूं कि जो आपने अभी खरीदा है उसका साइज 239 मीटर है। और वो लड़की जितना हो सकता था उतनी मधुर आवाज में मुस्कुराते हुए लक्की को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लक्की ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अरे मुझे मालूम है वो क्या है। वो कुछ इतना खास भी नहीं है कि उसका इंट्रोडक्शन करवाया जाए। है तो माचिस की डिब्बी जैसा, बस ये है कि हॉस्टल के कमरे से थोड़ा अच्छा है। मुझे लगता है कि थोड़े दिन के लिए यहां रहा जा सकता है। लक्की ने बिना उस लड़की की बातों की ओर ध्यान देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सब लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे तो उसने कोई गुनाह कर दिया था। उनकी नजर में 2 करोड़ के विल्ला को माचिस की डिब्बी बताना तो गुनाह ही था। वैसे बाकी लोगों को लक्की की असली पहचान का अंदाजा नहीं था, लेकिन फिर भी उनके शब्दों को पचा नहीं पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि लक्की बहुत ज्यादा ही हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा था। अरे वाह, मुझे तो लग रहा था कि ये जानबूझकर शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। 2 करोड़ का मकान क्या खरीद लिया अपने आप को, अग्रवाल एंड अग्रवाल से भी बड़ा समझने लगा, उस चश्मे वाली औरत ने कहा। लक्की को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। उसे ऐसा लग रहा था कि वो 5 मिनट के अंदर ही किसी फिल्म का हीरो हो गया था। ना ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा है, मैं जानती हूं ना। अंदर से तो ये खून के आंसू रो रहा होगा। जब इसके पिताजी को पता चलेगा ना कि भाई साहब ने जोश जोश में 2 करोड़ का विल्ला खरीद लिया है, तब आएगा इसको स्वाद। अभी तो ये बस हम सबके सामने बनने के लिए ना ये बात कर रहा है। दूसरी औरत ने कहा जो उस विल्ला को खरीदने के लिए थी, मैं बन रहा हूं। लक्की ने उन दोनों की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, यह विल्ला खरीदना मेरे लिए चिप्स का पैकेट खरीदने के बराबर था। जैसे ही बाकी लोगों ने लक्की के मुंह से ये बात सुनी तो वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। कहां 2 करोड़ का और कहां 10 रुपए का चिप्स का पैकेट। इस हिसाब से लक्की काफी मालदार आदमी मालूम पड़ता था। लोगों को लग रहा था कि लक्की की ऐसी बातें सुनकर कहीं आसमान जमीन पर आकर नहीं गिरे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इस हाउसिंग में जो प्लैटिनम विल्ला है ना, वो खरीद के बताओ, ये छोटा मोटा विल्ला क्यों खरीद रहे हो? उसी चश्मे वाली औरत ने कहा और वहां लगे सबसे बड़े होर्डिंग्स की ओर अपनी उंगली घुमा दी। ठीक है, अभी खरीद लेते हैं। लक्की ने बिना उसकी ओर देखते हुए कहा, सर आप सीरियस हैं? क्या आप सच में वो विल्ला खरीदने की सोच रहे हैं? उस लड़की ने लक्की की ओर चमकती हुई आंखों से देखते हुए पूछा। आज तो लक्की उसके लिए भगवान का रूप बनकर आया था। अगर लक्की सच में वो विल्ला खरीद लेता तो उस लड़की को आगे की जिंदगी भर नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही उस लड़की को इस बात का ख्याल आया, उसने लक्की को मनवाने के लिए उस विल्ला की खासियत गिनवानी शुरू कर दी। सर देखिए, वो हमारी हाउसिंग का सबसे बेस्ट विल्ला है। उससे अच्छा पूरी दिल्ली में आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो किसी कोठी से कम नहीं है। एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बना हुआ है। वो विल्ला काफी लंबा चौड़ा है। उसका अपना एक बड़ा सा बगीचा है। उसमें एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है और वहां से लाल किला भी दिखता है। वहां पर आपको लाइफ टाइम इंटरनेट की सुविधा है। पानी, बिजली की कोई दिक्कत नहीं है और रेडी टू मूव इन। अब आप बताइए सर, इतना सब कुछ एक साथ कहां मिलता है? सर जब आप अपने गेस्ट को उस विल्ला में लेकर जाएंगे ना, तो लोग आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। आप सच में उसे खरीद रहे हैं ना सर? उस लड़की ने कहा। लक्की देख पा रहा था कि वो उस प्लैटिनम विल्ला को बेचने के लिए कितनी एक्साइटेड थी। उस वक्त अगर वो उसे अपने पैर छूने के लिए भी कह देता तो भी वो लड़की मना नहीं करने वाली थी। उस विल्ला को बेचना इतना आसान भी नहीं था। जिस बिल्डर्स ने उसे बनाया था तो वो सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि आने जाने वाले लोगों के सामने उसका स्टेटस बना रहे कि कीमत 15 करोड़ रुपए थी। तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहां बैठकर मजाक कर रहा हूं? कितने का रेट है ये बताओ।
मात्र 15 करोड़ का सर। अगर आप एक साथ पेमेंट करते हैं तो मैं अपनी ओर से आपको 10% का डिस्काउंट भी करवा दूंगी, उस लड़की ने कहा और लक्की के जवाब का इंतजार करने लगी। लक्की ने उसकी ओर देखा और अपने खाते में रखे हुए बैलेंस के बारे में सोचने लगा। जहां तक उसे मालूम था, उसके पास 90 करोड़ रुपए के आसपास रखे हुए थे। उसने सोचने के लिए एक पल का वक्त लिया। 13.5 करोड़ रुपए एक बड़ी रकम थी। सब लोग लक्की की ओर देख रहे थे। वो हां करने वाला था या ना करने वाला था। सब लोगों को बस इसी का इंतजार था। आखिर लक्की ने थोड़ी देर सोचने के बाद अपना फोन निकाला और न्यू सिटी बैंक के मैनेजर शशिकांत को फोन लगाकर बोला, हेलो, मैं आपको एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूं। उसमें मेरे खाते से 13 करोड़ 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिएगा अभी, लक्की ने कहा। मैनेजर उसका नंबर पहचान गया था और इसलिए उसने तुरंत हां भी कर दी। लोगों को लग रहा था कि लक्की मजाक कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उनकी कंप्यूटर पर मैसेज आया कि उनके खाते में 13 करोड़ 50 लाख रुपए जमा हो चुके थे। ये देखने के बाद तो हर किसी का मुंह लटक कर उनके पैरों में आ गया था। सेल्स टीम का हर एक इंसान लक्की को घेर कर खड़ा हो गया। सब लोग उससे हाथ मिलाने और उससे बात करने का मौका ढूंढ रहे थे। कुछ लड़कियां तो उसका नंबर तक मांगने के लिए उतारू हो गई थीं, लेकिन लक्की उन सब से बचते बचाते हुए वहां से बाहर निकल आ गया था। इधर लक्की के निकल जाने के बाद औरत को एहसास हुआ कि लक्की ने उसकी पसंद की विल्ला को भी खरीद लिया था। ये बात याद करते उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू एक साथ आ गए थे। उस हाउसिंग में घर लेना एक बहुत बड़ी बात थी और इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर वो वहां पर घर नहीं खरीद पाई तो उसके लिए ये काफी शर्मनाक था। उधर जब लक्की उस ऑफिस से बाहर निकला, तब ठीक उसी वक्त एक महिला चश्मा लगाकर लिनन का शर्ट पहनकर उस ऑफिस में दाखिल हो गई। ये कोई और नहीं बल्कि कोयल की आंटी कश्मीरा आई थी। जैसे ही उसने देखा कि वो महिला रोए जा रही थी, कश्मीरा उसके पास गई और बोली, अरे सिस्टर, तुम रो क्यों रही हो? कश्मीरा ने उससे पूछा। वो औरत उसे सारी कहानी नहीं बता सकती थी और ना ही उसे ये कह सकती थी कि उसके पति किशोर एक छोटे से लड़के के सामने हार गए थे। इसलिए उसने कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो तो बस मेरी आंख में थोड़ी सी धूल चली गई थी। वैसे दीदी, आप और जीजा जी यहां घर लेने की सोच रहे थे ना? ये तो बहुत ही अच्छी बात थी। वैसे भी यहां पर घर खरीदना काफी बड़ी बात है। दिल्ली के बड़े से बड़े लोग ना यहां प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, कश्मीरा ने कहा। हां, हमने भी यहां पर एक विल्ला ले लिया है, उस लेडी ने कहा और फिर कश्मीरा से नजर बचाने के लिए इधर उधर झांकने लगी। इधर लक्की ने सोचा कि जब उसने घर खरीद ही लिया तो अब उसे अपने लिए एक गाड़ी भी ले लेनी चाहिए। इसीलिए लक्की कार के लिए एक बड़े से शोरूम पर गया और वहां पर एक महंगी सी गाड़ी उसने पसंद कर ली। लेकिन फिर लक्की को लगा कि बनी बनाई गाड़ी खरीदने से तो वो वैसा ही दिखता जैसे बाकी अमीर दिखते थे। मुझे अपने लिए एक नई गाड़ी बनवानी है, लक्की ने वहां के मैनेजर से कहा। मैनेजर को यह बात सुनकर हंसी आ गई है, लेकिन लक्की ने जब उसे घूर कर देखा तो उसे लगा कि लक्की मजाक नहीं कर रहा था। सब पैसा जोड़ जाड़कर उसने बताया कि की गाड़ी 1 करोड़ की पड़ने वाली थी। लक्की ने तुरंत उसके खाते में पैसे डाले और वहां से उठकर चला गया। वहां बैठे लोगों की भी हालत वैसे ही हो गई थी जैसे गोल्डन लीफ हाउसिंग वालों की हो गई थी। लक्की जब उनके ऑफिस से बाहर निकला तो उसे लगा कि उसे अचानक से इतना खर्चीला होने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे लगा कि आज कुछ ज्यादा ही हो गया। इसलिए जब वो फिर से कॉलेज जाने के लिए टैक्सी लेने ही वाला था, तभी उसे रागिनी का फोन आया। उसने कहा कि उसे लक्की से कुछ जरूरी बात करनी थी। लक्की भी इस वक्त फ्री था, इसलिए उसने हां कर दी। थोड़ी ही देर बाद लक्की के बताए हुए एड्रेस पर रागिनी की गाड़ी आकर खड़ी हो गई थी। हेलो सर, आ जाइए, रागिनी ने कार के शीशे को नीचे करते हुए कहा। लक्की ने देखा कि रागिनी ने अपने बालों को कर्ल कर रखा था और उसने एक बहुत सुंदर सी बीच कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। लक्की उस पर से फिर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था और उसकी ओर मुस्कुराकर उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गया। बताओ क्या बात करनी थी? लक्की ने पूछा। जल्दी क्या है सर, अभी पता चल जाएगा। रागिनी ने लक्की की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान देखकर लक्की को लग रहा था कि वो उसे रिझाने की कोशिश कर रही थी। उसने गाड़ी चालू की और दिल्ली की चौड़ी सड़कों पर उसे दौड़ाने लगी।
लक्की चाहकर भी रागिनी पर से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। वो जितना उसे नहीं देखना चाह रहा था उतना उसका मन उसे देखने का कर रहा था। दिन भर धूप में घूमने के बाद लक्की को ऐसी वाली गाड़ी में बैठकर काफी सुकून मिल रहा था, लेकिन इस सुकून ने उसका साथ तभी तक दिया जब तक उसे फिर से रागिनी के सामने छींक नहीं आई। जैसे ही लक्की छींका उसने देखा कि उसकी हथेली पर फिर से खून आ गया था। उसकी नाक से फिर से खून बहने लगा। सर, आप ठीक तो हैं? आर यू ऑल राइट? रागिनी ने पूछा और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रागिनी भी उसके प्रति आकर्षित थी जितना लक्की रागिनी के प्रति था। हाँ, मैं ठीक हूं, लक्की ने कहा और अपनी नाक दबाते हुए गर्दन को उसने ऊपर उठा लिया। सर, डैशबोर्ड में टिश्यू रखे हुए हैं, आप चाहो तो यूज कर सकते हैं। लक्की ने डैशबोर्ड खोला और उसमें टिश्यू निकालने के लिए हाथ डाला ही था कि उसका हाथ रागिनी के अंडर गारमेंट्स पर चला गया। उसने देखा कि उसने उन्हें वहीं रखा हुआ था और ये देखकर लक्की और ज्यादा बेचैन हो गया। सर, सो सॉरी, मुझसे ये गलती से, एक्चुअली मुझे ध्यान ही नहीं रहा, रागिनी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जबकि असल में ऐसा नहीं था। उसने जानबूझकर ये सब चीज वहां रखी थी। वो लक्की को रिझाना चाहती थी। कौन लड़की लक्की जैसे लड़के को छोड़ सकती थी? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है, लक्की ने कहा और डैशबोर्ड बंद कर दिया। इसके बाद ने फिर से डैशबोर्ड को खोला और उसमें से टिश्यू निकालकर लक्की को थमा दिया। टिश्यू देते वक्त उसने जानबूझकर लक्की की उंगलियों को छू लिया था। जिस तरह का उसका स्पर्श था उससे लक्की और ज्यादा बेचैन हो गया था। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और साथ ही उसकी सांसें तेज हो गई थीं। लक्की को लग रहा था कि रागिनी की मंशा आज कुछ ठीक नहीं थी। क्या हुआ? तुम कुछ बताने वाली थी ना, क्या बात है? लक्की ने सीधा पॉइंट पर आते हुए कहा। रागिनी उसे जिस तरह से देख रही थी उसे लक्की के मन में शक ही पैदा हो रहा था। रागिनी ने उसे देखा और बोली, सर, इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं आप? आपको फिर से क्लास जाना है क्या? रागिनी का यह अंदाज लक्की को काफी अजीब लग रहा था। उसने खांसते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस तुमने इतनी जल्दबाजी में मुझे फोन किया तो मुझे लगा कि कोई जरूरी काम होगा, लक्की ने कहा और जानबूझकर रागिनी से अपनी नजर बचाते हुए दूसरी ओर देखने लगा। उसे लग रहा था कि वो जितना ज्यादा उसकी ओर देखता उतना उसके पिघलने का डर था। तभी रागिनी की उंगलियों और उसकी उंगलियों के करीब आई और धीरे धीरे उसकी हथेलियों से होकर उस टिश्यू पर जा पहुंची। उसके एहसास पर से लक्की के बदन में करंट दौड़ पड़ा था। रागिनी ने उसके हाथ से आहिस्ता से टिश्यू लिया और बोली, लाइए सर, मैं इसे फेंक देती हूं। हाँ हाँ, क्या अच्छा ठीक है, लक्की ने कहा और उसके हाथ से उस टिश्यू को छोड़ दिया। रागिनी ने टिश्यू को डस्टबिन में डाला और गाड़ी को एक कोने पर खड़ा कर दिया। फिर उसने लक्की की उंगलियों को देखा। उस पर थोड़ा सा खून लग गया था। रागिनी ने एक और टिश्यू निकाला और उसकी उंगलियों को पूछते हुए बोली, वैसे सर, एक बात कहूं, आप प्लीज बुरा मत मानना, बट आई फील समथिंग फॉर यू। अगर आप चाहे तो मैं गाड़ी को इधर अंडरग्राउंड गैरेज में ले जा सकती हूं। वहां पर कोई आता जाता भी नहीं है, अंधेरा भी रहता है, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। यू नो, रागिनी ने कहा और लक्की की यहां हथेली पर अपनी उंगलियां फिराना शुरू कर दी। लक्की बुरी तरह से सिहर उठा था। उसके तन बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। अब वो आखिर क्या करने वाला था? क्या वो राधिका को भूल कर रागिनी को हां कर देता या फिर वो रागिनी को अपने से अलग कर देता? रागिनी की उंगलियां लक्की की हथेली पर फिरती जा रही थीं। उसके लंबे नाखूनों की हल्की सी चुभन की वजह से लक्की की हथेली के ऊपर थोड़े थोड़े निशान उभर आए थे। लक्की का मन तो यही कर रहा था कि वो रागिनी के गले में अपना हाथ डाल ले और उसे अपनी बाहों में कस ले, लेकिन उससे पहले ही उसे राधिका का ख्याल आ गया और उसने रागिनी को अपने से अलग करते हुए कहा, देखो रागिनी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। रागिनी ने जैसे ही लक्की का जवाब सुना उसने अपने आप को उससे अलग कर लिया था। भले ही वो उससे नजर नहीं हटाना चाह रही थी और वो लक्की के साथ उस गैरेज में जाना चाह रही थी, लेकिन लक्की के जवाब भर से ही वो समझ गई थी कि लक्की कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। वो इतनी जल्दी रागिनी के सामने पिघलने वालों में से नहीं था। हो सकता था कि वो रागिनी के सामने कभी पिघलता भी नहीं।
रागिनी को लग रहा था कि उसने लक्की की नजरों का गलत मतलब निकाल लिया था। अब उसका उसे फोर्स करने का कोई मन नहीं था। वो जानती थी कि लक्की को फोर्स करने के चक्कर में उसकी नौकरी खतरे में आ सकती थी, इसलिए रागिनी ने फिर से गाड़ी चालू की और आगे बढ़ा दी। अब लक्की ने भी उससे अपनी नजरों को दूर कर लिया था। थोड़ी देर बाद रागिनी की गाड़ी दिल्ली के सबसे बड़े मॉल के सामने आकर खड़ी हो गई। रागिनी गाड़ी से उतरी और लक्की के लिए दरवाजा खोल दिया। उसने लक्की का हाथ पकड़ा और सीधा उसके वाटर बुटीक के बाहर ले गई। लक्की ने देखा कि वो रागिनी के साथ कपड़ों की एक दुकान के बाहर खड़ा था। ये चाहती क्या है? मैं इसके लिए अब कपड़े खरीदूं? लक्की ने अपने आप से पूछा। इसके बाद रागिनी उसे अपने साथ अंदर ले गई। जैसे ही वो दोनों उस कपड़े के स्टोर के अंदर दाखिल हुए, वहां का मैनेजर रागिनी के पास आया और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगा। अरे मैडम, आप आइए, मैनेजर ने कहा। मैडम, ये यहाँ की रेगुलर कस्टमर लगती है, लक्की ने अपने आप से पूछा। लक्की सर, मैं इस शॉप की इंचार्ज हूं, रागिनी ने लक्की को समझाते हुए कहा। वो उसके चेहरे पर उभरी असमंजस को भांप गई थी। फिर उसने मैनेजर की ओर देखा और बोली, गणेश, आज से लक्की सर हमारे स्टोर के मालिक हैं। ये जो भी कहेंगे हमें वही फॉलो करना है। अच्छा ठीक है, गणेश ने लक्की की ओर देखकर कहा। उसे पहले लगा नहीं था कि ये लक्की है, जो अग्रवाल एंड अग्रवाल का बड़ा बेटा है, लेकिन अगर वो रागिनी के साथ आया था और रागिनी खुद उसका इंट्रोडक्शन करवा रही थी तो उसे मानना ही था। ठीक है, समझ गया मैम, मैनेजर गणेश ने लक्की की ओर देखते हुए कहा। लेकिन रागिनी, मैं समझा। क्या करना है मुझे, ये भी तो बताओ, रागिनी की ओर देखते हुए पूछा। अरे सर, ये ऑर्डर ऊपर से आया है, मैं ये बताने के लिए आपको यहां लेकर आई थी। ऊपर से ऑन ऑर्डर ये है कि आपको आज नहीं तो कल से परिवार का काम तो संभालना ही है। ऐसे में परिवार का मैनेजमेंट ये चाहता है कि आप इस दुकान से शुरुआत करें। आप अपने काम की शुरुआत यहां से करें और फिर धीरे धीरे आपका काम और बढ़ता चला जाएगा। तब तक आप और भी चीजें सीख जाएंगे। रागिनी ने उसे वही बताया जो उसे ऊपर से बताने के लिए कहा गया था। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं, लक्की ने कहा। उसने रागिनी का कहा और परिवार का उसके लिए लिया गया डिसीजन सही लग रहा था। आज नहीं तो कल से काम तो वैसे भी संभालना ही था। बढ़िया सर, बढ़िया सर, मैं 1 महीने के लिए बेंगलोर जा रही हूँ। वहां मुझे अपनी फैमिली से जुड़े कुछ मैटर्स को देखना है, इसलिए मैं 1 महीने बाद ही आ पाऊंगी, रागिनी ने कहा और लक्की की ओर अपनी कार की चाबी बढ़ा दी। लक्की उसकी कार की चाबी देखकर चौंक गया। रागिनी ने फिर उसकी हथेली को पकड़ा और चाबी उसके हाथ पर रखकर मुस्कुरा दी। लक्की शुरुआत में तो उसे लेने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन बाद में उसे लगा कि अभी उसकी गाड़ी को बनकर आने में अभी टाइम लगेगा, तो तब तक वो रागिनी की गाड़ी से काम चला सकता था। इसके बाद में लक्की ने रागिनी और गणेश से यहाँ का काम समझा और फिर रागिनी को छोड़ने के लिए सीधा एयरपोर्ट आ गया। रागिनी को सी ऑफ करने के बाद लक्की उसकी गाड़ी को दिल्ली में इधर उधर दौड़ाए जा रहा था। उसकी गाड़ी काफी अच्छी थी और जब भी वो सड़क पर उतरती थी तो बाकी गाड़ियां अपने आप उसे देखकर एक और खड़ी हो जाती थीं। थोड़ी देर तक दिल्ली की सड़क नापने के बाद लक्की एक महंगे से होटल के आगे आकर रुक गया। उसने सोचा वहां से अपने और राधिका के खाने के लिए कुछ पैक करवा ले, इसलिए उसने गाड़ी को उस होटल के पास लगा दिया। जैसे ही लक्की अंदर की ओर जाने लगा, उसने देखा कि उसके ठीक आगे चल रहे आदमी की जेब से एक 10 रुपए का नोट नीचे गिर गया था। जैसे ही लक्की ने उस 10 रुपए के नोट को उठाने के लिए अपने आप को नीचे झुकाया, उसे पीछे से आवाज आई, तुम यहां क्या पैसे मांगने आते हो? लक्की के हाथ में नोट था और उसने पीछे की ओर पलट कर देखा तो वहां कुछ लोग खड़े थे। उनमें से एक थी चीयर लीडर टीम की लीडर भूमिका। जैसे ही उन लोगों ने लक्की को 10 रुपए के नोट के साथ देखा तो उन लोगों के चेहरे पर हंसी आ गई। फिर सभी उसे चिढ़ाने लगे, इस लड़के का दिमाग कितना तेज है ना, इसे मालूम है यहां सब बड़े खाने आते हैं, इसलिए 10-20 रुपए तो इसे कोई ना कोई आसानी से दे ही देगा। दूसरी लड़की ने कहा, हाँ, अगर एक आदमी से 10 रुपए मांगता है और इसे अगर 20 भी लोग 10-10 रुपए दे देते हैं तो इसके लिए तो 200 रुपए बन जाएंगे। 200 रुपए इस जैसे के लिए तो बहुत बड़ी रकम है। अच्छा लक्की, एक बात बताओ, अभी तक तुमने ऐसे करते हुए कितने पैसे जमा कर लिए हैं? सब लोग लक्की को एक भिखारी की तरह ट्रीट कर रहे थे। भूमिका भी लक्की को बहुत ही हीन भावना से देख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लक्की
दिन ब दिन गिरते गिरते इतना नीचे गिर जाएगा। उसके और उसकी बहन के बीच जो खेल चल रहा था उसके बारे में ही सोचकर भूमिका के चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान तैर गई। अगर उसकी बहन सच में इस जैसे फटीचर के प्यार में पड़ जाती तो उसे देखकर अभिजीत को बहुत बड़ा झटका लगने वाला था, और अगर ऐसा होता तो जल्द से जल्द ही अभिजीत यास्मीन को प्रपोज कर देता। भूमिका यही सोचकर उछले जा रही थी। लक्की, अब चलो, ये बस हुआ यार। अब तुम हमसे ये 50 रुपए ले लो और अपनी ये दुकानदारी बंद करो। अब कल आना, निकलो अब यहां से। भूमिका ने अपने साथ खड़े एक लड़के से 50 रुपए का नोट मांगा और उसे लक्की की ओर बढ़ाते हुए कहा। लक्की ने कुछ सोचा नहीं और चुपचाप वो नोट अपनी जेब में डाल लिया। हालांकि वो बोल कुछ नहीं रहा था, लेकिन उसे मन ही मन भूमिका की इस हरकत पर काफी गुस्सा आ रहा था। तू मुझे 50 रुपए दिखा रही है? तुझे लग रहा है कि मैं यहां इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैं भीख मांग रहा हूं? लगता है तू उस दिन स्प्रिंकल पर अपने गाल पर पड़े थप्पड़ को भूल गई। लक्की ने अपने आप से मन ही मन कहा और भूमिका की ओर देखने लगा। अब इधर लक्की ने भूमिका के पैसे तो ले लिए थे, लेकिन पैसे लेने के बाद भी वो वहां से जा नहीं रहा था। क्या हुआ? अब जाने के लिए अलग से 50 रुपए लोगे क्या? चलो निकलो यहां से। भूमिका ने लक्की को सबके सामने फिर से झाड़ते हुए कहा। ऐसा नहीं था कि लक्की उसे कोई सबक सिखाना चाहता था या उससे कुछ कहना चाहता था। वो खुद भी यहां खड़ा नहीं रहना चाहता था, लेकिन उसकी गाड़ी यहां खड़ी थी। अब ऐसे में वो सबके सामने मर्सिडीज में कैसे जा सकता था? अगर वो लोग उसे मर्सिडीज में जाते हुए देख लेते तो लक्की सच में बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। उसकी पहचान सबके सामने उजागर हो जाती और उसके लिए फिर लोगों को उसे जवाब देना पड़ जाता। लक्की अभी किसी के सामने अपने इस रूप में नहीं आना चाहता था। सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? चलो निकलो यहां से। भूमिका फिर से उसे देखकर जोर से चिल्लाई। भूमिका को इस तरह लक्की को लताड़ने की आदत सी हो गई थी। वो उसे जरा भी सीरियसली नहीं लेती थी। अगर उसे मालूम होता कि लक्की अरबों रुपए का मालिक था तो शायद वो लक्की का झूठा भी खा लेती। लक्की ने सोचा कि वो गाड़ी को यहीं छोड़कर कुछ दूर तक आगे निकल जाए, और जैसे ही सब लोग अंदर चले जाएंगे तब लक्की फिर से अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाएगा। वो वहां से आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसे आवाज आई। भूमिका जैसे ही लक्की ने वो आवाज सुनी वो फिर से रुक गया। उसने देखा कि सामने से एक और लड़की उसकी ओर चली आ रही है। वो कोई और नहीं बल्कि अदिति ही थी। ये वही लड़की थी जिसने लक्की को उस दिन बास्केटबॉल कोर्ट में देखा था। वो लड़की लक्की के पास आई और बोली, लक्की, तुम भी यहां आए हो? उसने कहा और लक्की की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। हाँ, मैं भी आया हूं। लक्की ने उसके सामने मुस्कुराते हुए कहा। अरे अदिति, चल अच्छा है, तुम भी सही टाइम पर आ गई। विक्रांत ने फिर से उस पर लाइन मारने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अदिति ने उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। उसका मन विक्रांत की बड़ी बड़ी डींगे सुनने का बिल्कुल भी नहीं था। जब विक्रांत को अदिति की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो ये देखकर लक्की को हंसी आ गई। असल में अदिति विक्रांत से परेशान हो चुकी थी। उस दिन तो वो किसी काम की वजह से निकल गया था, लेकिन उसके बाद से वो हर रोज अदिति का पीछा करता था। जब भी वो भूमिका के साथ बाहर जाती, विक्रांत भी उसके पीछे पीछे आ जाता और फिर उसे अपनी बेकार की बकवास से खूब झिल्लाता। उसकी ऐसे व्यवहार से अदिति काफी परेशान हो चुकी थी और इसलिए उसने आज कोई जवाब नहीं दिया। विक्रांत को लगा कि उसके गाल पर लक्की के सामने साइलेंट तमाचा था। उसे लगा कि लक्की से तो वो इतने अच्छे से बात कर रही थी और उसकी ओर देख भी नहीं रही थी। इसका मतलब साफ था कि वो लक्की को उससे ऊपर मान रही थी। एक्चुअली अदिति, लक्की यहां खाने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो तो यहां पर खड़ा होकर ना लोगों से भीख मांग रहा था। विक्रांत ने लक्की की साख पर बट्टा लगाने की पुरजोर कोशिश करते हुए कहा। अच्छा, ऐसी बात है। अदिति ने लक्की की ओर प्यार से देखा और भूमिका से बोली, तो क्या हुआ? लक्की वैसे भी चीयरलीडर टीम का हिस्सा है, तो आज तो वो भी हमारे साथ खाना खाएगा। अदिति ने जैसे ही ये कहा, विक्रांत के तो होश ही उड़ गए। उसे लगा कि अगर वो और लक्की एक साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाएंगे तो उसकी वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। भूमिका भी थोड़ा सा ना नुकर करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन आखिरकार अदिति ने उसे मना लिया। अब बारी थी लक्की की।
वो उनके साथ बैठकर नहीं खाना चाहता था। ऐसा नहीं था कि वो अदिति के ऑफर को मना कर रहा था, लेकिन बात यह थी कि उसे राधिका से मिलने के लिए जाना था। लेकिन जब अदिति ने भूमिका तक को मना लिया था, तो फिर उसके सामने लक्की क्या चीज था। इसलिए उसने जब और एक बार प्यार से कहा तो लक्की भी राजी हो गया और सब लोग उस रेस्टोरेंट में अंदर खाने के लिए चले गए। लेकिन विक्रांत को अभी भी काफी गुस्सा आ रहा था। जब उसने देखा कि लक्की और अदिति एक दूसरे के साथ हंसते हुए और बातें करते हुए अंदर जा रहे थे, तो उसने गुस्से से अपने दांत पीस लिए और फिर गहरी सांस लेने के बाद रेस्तरां में दाखिल हुआ। लक्की जब बाकी के लोगों के साथ होटल के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहां पहले से ही काफी भीड़ थी। लगभग सारी टेबल पहले से ही भरी हुई थी और बीच की टेबल पर एक लंबा सा लड़का बैठा हुआ था। लक्की उसे देखते ही पहचान गया कि ये उनकी बास्केटबॉल टीम का कैप्टन ईशान था। ईशान भूमिका का बॉयफ्रेंड भी था। जैसे उसने भूमिका और अदिति के साथ लक्की को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसका हाथ पानी पीते पीते ही बीच में रुक गया। जब भूमिका उसके पास पहुंची और उसे गले मिली तो उसके बाद ईशान ने लक्की की ओर देखते हुए कहा, अरे ये तो वही है ना, तुम्हारी चीयर लीडर टीम की दाई मां। ये भी यहां आया है। बास्केटबॉल टीम और चीयर लीडर टीम के सारे लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। सब लोगों का आपस में घूमने फिरने और पार्टी करने का प्लान बनता ही रहता था। उनकी वजह से ही ईशान लक्की को भी जानता था, लेकिन उसकी लक्की से पहले कभी बात नहीं हुई थी। वैसे भी ईशान उससे क्या बात करता। वो चीयर लीडर टीम की लड़कियों का सामान उठाता था, उन्हें पानी पिलाता था। ईशान उससे बात भी करता तो क्या करता। उसे लक्की से बात करने में कोई फायदा नजर नहीं आता था। जैसे ही ईशान के मुंह से भूमिका ने ये बात सुनी, उसने शिकायत भरी नजरों से अदिति को देखा। तेरा डिसीजन था ना इसे यहां लाने का, अब भुगतो, भूमिका ने अदिति से कहा। फिर भूमिका ने उसे बताया कि लक्की बाहर खड़ा होकर लोगों से पैसे मांग रहा था, इसलिए वो लोग उसे खाना खिलाने के लिए अपने ले आए। अच्छा, इस काम के लिए तो देश में पहले से ही इतने लुल्ले लंगड़े थे, फिर इस जैसे जवान आदमी को इस काम में कूदने की क्या जरूरत पड़ गई भाई? ईशान ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। लक्की के कानों में उसके बारे में कही ये सब बातें जा तो रही थीं, लेकिन उसे सच में उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी नजर तो काउंटर के पास लगी टेबल पर बैठे एक आदमी पर टिकी हुई थी। वो आदमी लक्की को कब से देखे जा रहा था। लक्की भी उसे देख रहा था और थोड़ी देर देखने के बाद वो उसे पहचान गया था। इससे पहले कि लक्की उससे नजर हटाता, उस आदमी ने अपना खाना छोड़ लक्की की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। आखिर कौन था वो आदमी? क्या जुड़ाव था उसका लक्की के साथ? क्या लक्की राधिका से मिल पाएगा? लक्की उस आदमी को घूर कर देखे जा रहा था जो उस वक्त उसके सामने बैठा था। वो आदमी भी लगातार लक्की की ओर देखे जा रहा था। जैसे ही लक्की उसके ऊपर से अपनी नजर हटाने वाला था, वो आदमी अपने टेबल पर से उठा और लक्की की दिशा में आगे बढ़ने लगा। लक्की की सांसें फूलती जा रही थीं। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि दिल्ली की ब्रांच का ही एक आदमी था। लक्की जब उस दिन रुस्तम डांगी के बुलावे पर खाना खाने के लिए होटल गया था, तब वो आदमी वहीं लक्की के सामने बैठा था। भले ही लक्की ने उसे पहचानने में देरी कर दी थी, लेकिन उसने लक्की को पहचानने में एक सेकंड भी देरी नहीं की थी। लक्की उससे अपनी नजर बचाने के लिए अदिति के पीछे आकर खड़ा हो गया था और इससे पहले कि वो वहां से निकलता, ईशान ने कहा, चलो ठीक है, अब आया है तो इसे भी फ्री का खाना खाने दो। यहां पर जगह नहीं है। मेरा और दोस्त भी आ रहा है, वो भी यहां बैठने वाला है। इधर लक्की को भी इसी मौके की तलाश थी। उसने कहा, अरे तो कोई बात नहीं ना, आप लोग अपना एंजॉय करो, मैं निकलता हूं। लक्की ने कहा और गर्दन घुमाकर जाने लगा। इतने में भूमिका ने उससे कहा, नहीं, अब आए हो तो खाना खाकर जाओगे, हम तुम्हारी तरह नहीं हैं। जाओ उधर दरवाजे के पास जाकर बैठ जाओ। लक्की ने भूमिका की बात सुनी और वो दरवाजे के पास चला गया और वहां अपना मुंह छिपाकर बैठ गया। वो आदमी अभी भी उसकी ओर ही बढ़ा जा रहा था। लक्की को लग रहा था कि उसका पर्दाफाश होने ही वाला था। जैसे ही वो आदमी उससे कुछ कदम की दूरी पर आया, लक्की दरवाजे से बाहर निकल गया और एक कोने में जाकर छिप गया, जहां उसे कोई देख ना सके। वो आदमी भी उसके पीछे दरवाजे के बाहर आ गया था।
सर आप यहां? उस आदमी ने कहा। हाँ, लेकिन आप इस वक्त यहां क्या कर रहे हैं? लक्की ने पूछा। सर मैं तो अपनी फैमिली के साथ लंच पर आया था। लीव डाली हुई है सर। आज काफी दिनों बाद फैमिली आई थी तो सोचा आज इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए। उस आदमी ने कहा। अच्छी बात है, तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ ही आया हूं तो आप। लक्की इससे पहले कि आगे की बात करता वो आदमी लक्की का इशारा समझा और बोला, सॉरी सर सॉरी। वो एकदम से आपके ऊपर नजर पड़ी तो मुझसे रुका नहीं गया। बट मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा सर, उस आदमी ने कहा। इतने में होटल का पार्किंग वाला लड़का लक्की के पास आया और बोला, सर आपकी गाड़ी की चाबी दे दीजिए, मैं पार्क कर देता हूं, यहां से गुम हो जाने का डर रहता है, उस लड़के ने कहा। लक्की ने जैसे ही उसे देखा उसने एक राहत की सांस ली। अच्छा हुआ वो बाहर आ गया था, वरना वो पार्किंग वाला लड़का चाबी मांगने के लिए अंदर ही आ जाता तो उसके लिए फिर काफी दिक्कत खड़ी हो जाती है। लक्की ने उसे चाबी दी और अपनी कंपनी के उस एम्प्लॉय को अंदर जाने का इशारा कर दिया। इधर इससे पहले कि वो लड़का गाड़ी की ओर जाता, लक्की ने कहा, चाबी अपने पास ही रखना, मैं खुद मांग लूंगा और अंदर आकर मुझे डिस्टर्ब मत करना। लक्की ने कहा और अंदर जाने लगा। जब लक्की अपने एम्प्लॉय से बचने के लिए बाहर आ गया था तो उसके पीछे अदिति को भूमिका की बात पर काफी गुस्सा आ गया था। बाकी के लोग तो उसकी बात का सपोर्ट कर रहे थे और यही चाह रहे थे कि लक्की दरवाजे के पास वाली टेबल पर जाकर बैठ जाए, लेकिन अदिति को उनकी ये बात बुरी लग रही थी और इसलिए वो बोली, तुम लोगों को लगता नहीं कि तुम लोग अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो? हम सब लोग दोस्त और लक्की भी हमारे साथ ही पढ़ता है, फिर तुम उसके साथ ऐसे बिहेव क्यों करते हो जैसे कि वो तुम्हारा नौकर हो? अदिति की ये बात सुनते ही कमरे का माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया था। हमने तो उसे नहीं बुलाया, वो खुद ही बेशर्मों की तरह हमारे पीछे पीछे आ गया था, विक्रांत ने दबी जुबान में अदिति से कहा। अदिति के सामने जोर से बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी, फिर भी अदिति ने उसकी बात सुन ली थी और वो उसे घूर कर देख रही थी। इतने में लक्की फिर से अंदर आकर दरवाजे के पास वाली अपनी टेबल पर बैठ गया। उसने देखा कि उसका एम्प्लॉय जाकर फिर से अपने परिवार के पास बैठ गया था। लक्की उसकी फैमिली को देखकर मुस्कुरा ही रहा था। उसने देखा कि अदिति उसके पास आकर बैठ गई थी। अरे तुम यहां क्यों बैठ गई? बार बार गेट खुलेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, तुम्हारे खाने में कीटाणु गिर जाएंगे और तुम्हारा फिर पेट खराब हो जाएगा, विक्रांत ने अदिति के लिए अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा। लेकिन अदिति ने उसकी एक बात नहीं सुनी, वो लक्की के पास ही बैठी रह गई। अदिति देख, बेकार में सीन क्रिएट मत कर, चल इधर और चुपचाप मेरे पास बैठ जा, भूमिका ने अदिति के पास आकर और उसका हाथ पकड़ उसे खींचते हुए कहा। लेकिन अदिति फिर भी वहां से उठने को राजी नहीं थी। अदिति को अपने लिए इतना करता देख लक्की का दिल भर आया था। कॉलेज में बहुत कम लोग थे जो बिना उसकी पहचान को जाने भी उसका सम्मान करते थे और लक्की उनके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार था। वो अदिति की ओर मुस्कुराते हुए देख रहा था। इतने में वेटर सबके लिए खाना और थाली लेकर वहां आ गया था। ठीक इसी वक्त जब वो सबको सर्व कर रहा था और एक बार रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला। हेलो एवरीवन, एक लड़के के पीछे से आवाज सुनाई थी। लक्की ने देखा कि वो लड़का फॉर्मल्स पहनकर आया था और उसके जूते काफी चमक रहे थे। अरे श्रेयस, तुम आ गए। ईशान उसे देखते ही काफी खुश हो गया और खड़ा होकर उसे गले लगा लिया। फिर उसने बाकी सब लोगों से श्रेयस का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा, गाइज, ये मेरा भाई है। श्रेयस हाई स्कूल के बाद ये अपनी आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड चला गया था और पढ़ाई खत्म करने के बाद वापस इंडिया आ गया है। अब ये यहीं पर अपना कुछ काम शुरू करने वाला है। जब ईशान अपने भाई को सबसे इंट्रोड्यूस करवा रहा था तो श्रेयस की नजर जाकर अदिति पर ही टिक गई थी, जो लक्की के साथ दरवाजे के पास बैठी थी। भूमिका ने देखा कि श्रेयस को अदिति पसंद आ गई थी, इसलिए उसने उसके हाथ जोड़े, कान पकड़े और इशारे से उसे अपने पास बैठने के लिए बुला लिया। अदिति एक पल के लिए तो मानने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन जब लक्की ने उसे मुस्कुराते हुए उधर जाने का इशारा किया तो वो उठकर भूमिका के पास चली गई। श्रेयस ने उसे देखा और देखता ही रह गया। बहुत दिन बाद उसे इंडिया में कोई इतनी सुंदर लड़की दिखी थी। उसकी नजर अदिति पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी और इसी वजह से वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील कर रहा था। असल में श्रेयस जब कुछ दिन पहले ही इंडिया आया था
तो उसने ईशान से कहा था कि वो उसे अपने कॉलेज की किसी सुंदर लड़की से मिलवाए। ईशान ने तब सबसे पहले उसे अदिति की फोटो दिखाई थी। फोटो देखकर ही वो उसका दीवाना हो गया था, लेकिन आज जब उसने उसे अपने सामने देखा तो उसका दिल थामे नहीं थम रहा था। श्रेयस, तुम इधर बैठ सकते हो, ईशान ने कहा, और श्रेयस अदिति के पास जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर के बाद उसने उससे बात करने की कोशिश भी की, तो बातों ही बातों में उसके सामने अपने परिवार, अपनी कंपनी और अपने टर्नओवर के गुणगान गा रहा था। उसे लग रहा था कि अदिति जैसी लड़की उसकी इन सब बातों से इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। अदिति ने 2 मिनट तक उसकी बातों को सुनने के बाद अपनी नजर फिर से लक्की की ओर घुमा दी, जो दरवाजे के पास बैठकर सड़क की ओर देखे जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो फिर से लक्की के पास ही जाकर बैठ जाए। वो इन सबसे अलग थी, काफी अलग। ये देखकर श्रेयस को थोड़ा सा बुरा लग रहा था। वो देख पा रहा था कि वो बात तो अदिति से कर रहा था, लेकिन अदिति का ध्यान उस लड़के की तरफ था जो दरवाजे के पास वाली टेबल पर बैठा हुआ था। जब वो अंदर आया था तब भी उसने देखा था कि अदिति उसी लड़के के साथ बैठी हुई थी। इस लड़की की औकात मेरी अंडरवियर जितनी भी नहीं है, फिर भी ये लड़की उसकी ओर क्यों देख रही है? श्रेयस ने जलते हुए मन ही मन अपने आप से कहा, और फिर ईशान की ओर देखते हुए बोला, अरे ईशान, वो जो लड़का उधर बैठा है वो भी अपने साथ है क्या? तुमने उससे तो मेरा इंट्रोडक्शन ही नहीं कराया। अच्छा वो, अरे वो तो इनके चीयर लीडर टीम की दाई माँ है। वो पढ़ता इन लोगों के साथ ही है, लेकिन तुम उसकी हालत देखकर ही समझ ही गए होंगे ना कि उसमें और इनमें कितना डिफरेंस है। अभी बेचारा बाहर खड़ा होकर लोगों से पैसे मांग रहा था, इसलिए इन लोगों को उसके ऊपर तरस आ गया और खाना खिलाने के लिए ये लोग उसे अपने साथ अंदर ले आए। ईशान ने लक्की के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा। श्रेयस ने जैसे ही उसके बारे में सुना, वो मन ही मन निश्चिंत हो गया। उसका और श्रेयस का कहीं से लेकर कहीं तक कोई मुकाबला नहीं था। उसे लग रहा था कि लक्की इतना सहमा हुआ था कि वो लोगों को देख भी नहीं पा रहा था। उन्हें मालूम नहीं था कि लक्की कौन था, पर इसको बुलाने की क्या जरूरत थी? 100-200 रुपए देकर भेज देते घर, श्रेयस ने कहा, और अदिति की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। अदिति ने उसकी बात को जरा भी भाव नहीं दिया। तभी ईशान बीच में बोला, अरे दे दिए भाई। विक्रांत ने उसे पहले ही 50 दे दिए थे, लेकिन अदिति का दिल उसे देखकर पिघल गया। इसका मन कर गया कि चलो सोशल सर्विस करते हैं, इसलिए इसे अपने साथ अंदर ले आई। और वैसे भी अच्छा ही है ना, इसकी किस्मत तो अच्छी है जो ये हमारे साथ यहाँ खाने आ गया, वरना तो ये अपनी जिंदगी में कभी यहाँ खाना भी नहीं खा पाता, ईशांत ने कहा। और विक्रांत उसकी बात को सपोर्ट करने के लिए जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि लक्की का ध्यान भी टूट गया और वो उनकी ओर देखने लगा। लक्की को लग रहा था कि विक्रांत पागल हो गया था। हाँ, पर अदिति, ऐसे लोगों के ना ज्यादा मुंह नहीं लगना चाहिए। देखो ना, वो कितना हट्टा कट्टा है, उसका शरीर उसके साथ है, कोई मेजर इंजुरी भी नहीं है, फिर भी अभी से भीख मांग रहा है। अरे अभी तो उसे काम करना चाहिए, काम करके पैसा कमाना चाहिए। यूं लोगों के सामने हाथ फैलाने से क्या फायदा? मुझे तो ऐसे लोग जरा भी नहीं पसंद आते। लोग कहते हैं कि इनकी किस्मत खराब होती है, लेकिन मुझे तो लगता है ना कि इन लोगों की लाइफ में कोई एम्बिशन नहीं होते। ये लोग ना सिर्फ दूसरे से मांगते हैं, खाते हैं और फिर मौत के आने का इंतजार करते हैं। ये लोग चलती फिरती लाश से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, श्रेयस ने कहा। बिल्कुल सही कहा भाई। विक्रांत ने भी लक्की को नीचा दिखाने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिला दी थी। हाँ यार, मुझे भी ये लगता है इसकी जिंदगी ना यही सब करते हुए कट जाएगी, ईशान ने कहा। लक्की को उनकी बातों की आवाज आ रही थी। उससे भी ज्यादा वो उनकी आंखों को देखकर ही पढ़ सकता था कि वो लोग क्या कह रहे थे, लेकिन उसे उनकी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा उसका तो उनकी बातों पर हंसने का मन कर रहा था। वो चाहता तो अभी के अभी इस होटल को यहां बैठे लोगों को और उनकी जायदाद समेत खरीद सकता था, लेकिन उसमें और उनमें यही फर्क था। मुझे लगता है कि अब हमें उसके बारे में और बात नहीं करनी चाहिए। तुम बताओ श्रेयस, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? ईशान ने पूछा। अरे यार कुछ नहीं, घर पर कोई गाड़ी नहीं थी और मैं 2 दिन से पापा को बोल रहा था कि गाड़ी ला दो, पर उन्हें ऑफिस से फुर्सत ही नहीं थी, इसलिए मैं खुद शोरूम गया, गाड़ी उठाई और फिर आ गया, इसलिए देर हुई है।
श्रेयस ने ऐसे कहा जैसे वो कोई टूथब्रश खरीद रहा था। अच्छा तो फिर हमें भी अपनी नई कार दिखाओ ना, भूमिका ने उछलते हुए कहा। उसे नई गाड़ियां देखने का काफी शौक था। वैसे कौन सी ली है? ईशान ने पूछा। टॉप क्लास लग्जरी, उसने कहा और अपने हाथ में चाबी घुमाने लगा। अदिति देख रही थी कि वो उसके सामने कितना स्टाइल मारने की कोशिश कर रहा था। सब लोगों ने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और फिर श्रेयस बोला, चलो हम लोग कुछ पीने के लिए ना जूस बार चलते हैं। सब लोग उठे और उसके पीछे जाने लगे। उसने अदिति को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अदिति ने बिना उसके हाथ की ओर ध्यान दिए अपने कदम बढ़ा दिए और लक्की के पास खड़ी हो गई। जब अदिति ने लक्की को उन लोगों का प्लान बताया तो उसने मना कर दिया, लेकिन अदिति ने दूसरी बार कहा तो वो मना नहीं कर पाया और अदिति के साथ बाहर आ गया। गाड़ी कहाँ है? भूमिका ने बाहर आकर पूछा। पार्किंग में, हम लेकर आते हैं, श्रेयस ने कहा और ईशान के कंधे पर हाथ रख उसे अंदर ले जाने लगा। पहले तुम्हारी गाड़ी पार्क करने नहीं आया था? लक्की ने जाते हुए उससे पूछा। श्रेयस ने पहली बार उसकी आवाज सुनी और उसके कानों में वो चुभ गई। ईशान ने बात संभालते हुए कहा, यह बहुत बड़ा होटल है, यहां पर ना सिर्फ वीआईपी लोगों की गाड़ियों को पार्किंग अटेंडेंट की सुविधा मिलती है। दुनिया देखी नहीं और ज्ञान देने चले आए, ईशान ने कहा और श्रेयस को अपने साथ नीचे ले जाने लगा। लक्की को उसका जवाब सुनकर हंसी आ रही थी। ऐसा नहीं था कि लक्की को यह बात मालूम नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ उन दोनों के मजे लेना चाह रहा था। भूमिका और विक्रांत पार्किंग की मुहाने पर उन दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं अदिति और लक्की उन दोनों के पीछे खड़े थे। जब काफी देर तक वो दोनों गाड़ी लेकर बाहर नहीं आए तो भूमिका ने ईशान को फोन किया और बोली, कहाँ रह गए जान? आ रहे हैं, इस गद्धे श्रेयस की वजह से ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ईशान ने कहा और फोन काट दिया। आखिर क्या गड़बड़ हो गई थी? क्या उन दोनों ने लक्की को उनकी फजीहत कराने का कोई मौका दे दिया था? ईशान और श्रेयस पार्किंग में उनकी नई गाड़ी लेने के लिए नीचे चले गए थे। इधर भूमिका और विक्रांत काफी देर से उनकी गाड़ी लाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो बहुत देर से नहीं आए थे। ऐसे में भूमिका ने ईशान को फोन लगाया तो ईशान ने फोन उठाते हुए कहा कि वहां कोई गड़बड़ हो गई थी। क्या हो गया? भूमिका ने घबराते हुए कहा। अरे यार, ये श्रेयस ना एक नंबर का गड्ढा है। इसने यहां पर खड़ी एक दूसरी लग्जरी कार को अपनी गाड़ी से ठोक दिया है, ईशान ने गुस्से से कहा। भूमिका ने जैसे ही ईशान के मुंह से ये बात सुनी, वो भागकर नीचे बेसमेंट में चली गई और उसके पीछे पीछे विक्रांत भी भागते हुए वहां आ गया। अब इन्हें क्या हो गया? लक्की ने पूछा और फिर अदिति के साथ वो भी नीचे चला गया। जैसे ही सब लोग नीचे पहुंचे, उसने देखा कि वहां एक खड़ी लग्जरी कार को श्रेयस ने अपनी कार से ठोक दिया था। लक्की, जो इनमें सब में सबसे पीछे खड़ा था, जब उसने देखा कि श्रेयस ने और किसी की नहीं बल्कि उसी की गाड़ी में ले जाकर अपनी गाड़ी ठोक दी थी, तो उससे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि श्रेयस एक नंबर का गड्ढा है। जब वो लोग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब ये बेवकूफ अपनी ड्राइविंग स्किल के बारे में बहुत डींगे हाँक रहा था, और अब यहां खड़ी गाड़ी में ही इसने गाड़ी ठोक दी थी। यार, ये कार तो कम से कम 1 करोड़ रुपए की होगी। इसमें इस तरह से डेंट आ जाना तो कोई अच्छी बात नहीं है। इसका डैमेजिंग करवाने के लिए हमें कम से कम 5-6 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ईशान ने श्रेयस की ओर देखते हुए कहा। अरे यार, मैं तो ठीक ही चला रहा था, पता नहीं मुझसे क्या हो गया, और मुझे अगर मालूम होता कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा तो मैं गाड़ी लेकर ही नहीं आता यार, श्रेयस ने घबराते हुए कहा। तुम क्या कहना चाह रहे हो? ये सारा पैसा मैं भरूं, दिमाग खराब है तुम्हारा? इतना पैसा है किसके पास? ईशान ने कहा। अरे तो हम और किसे बोले भाई? अगर हमने ठीक से ध्यान दिया होता और प्रॉपर गाड़ी चलाई होती तो शायद हमारे साथ ये कभी नहीं होता, श्रेयस ने कहा। उन दोनों की आपस की इस बेकार बहस ने पहले से ही परेशान खड़े श्रेयस को और भी ज्यादा परेशान कर दिया था। अब उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अपने ही भाई का मुंह धागे से सील देना चाहता था। क्या बात है भाई, तुमने तो काफी बड़ा डेंट लगा दिया है। मैंने ये मॉडल देखा है, ये तो गाड़ी ही जर्मन मेड है। इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए के आसपास होगी, और इसमें जो डेंट है ना, उसके कम से कम 6-7 लाख रुपए लगेंगे।
अचानक ही वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें बैठे एक लड़के ने श्रेयस और ईशान को देखते हुए कहा। असल में वो उन दोनों भाइयों का मजाक उड़ा रहा था। 6 लाख श्रेयस ने अपने मन ही मन सोचा और इतनी बड़ी रकम सुनते ही उसका दिल बैठ गया। उसे लग रहा था कि उसके दिल में से खून निकलकर उसके दिमाग में जाना बंद हो गया था। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था और उसके कानों में सीटियां बजने लगी थीं। जब काफी देर तक उसे खड़ा नहीं रह गया तो वो जमीन पर एक खंभे के सहारे बैठ गया। वो इतना भी अमीर नहीं था कि जेब झाड़ते ही 6 लाख रुपए निकाल दे। हाँ, उसके पिता के पास पैसा तो था, लेकिन श्रेयस खुद कुछ नहीं करता था, इसलिए वो अपने पिता से इतनी बड़ी रकम नहीं मांग सकता। उसके पिता के लिए भी 6 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। अगर उसके बाप को इस बारे में हवा भी लग जाती तो श्रेयस की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर देता। जब बाकी लोगों ने देखा कि वो अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गया है, दोनों ने भी उससे सब कुछ कहना बंद कर दिया। वो समझ गए थे कि श्रेयस सकते में आ गया है। इधर श्रेयस भी अपने दोस्तों और खासकर अदिति के सामने कमजोर नहीं दिखना चाह रहा था। उसने तय किया कि वो उन सबके सामने अपनी इमेज डाउन नहीं होने देगा, फिर चाहे उसे घर जाकर अपने पिता से मार ही क्यों ना खानी पड़े। तुम यहां से चुपचाप निकल क्यों नहीं जाते? वैसे भी किसी ने देखा तो नहीं है, और जिस बंदे के पास इतनी महंगी गाड़ी होगी, वैसे छोटे मोटे 5-6 लाख रुपए के डेंट की क्यों ही परवाह करेगा? लक्की ने बीच में ही आते हुए बोला। जब उसने श्रेयस की 12 बजी हुई शक्ल देखी तो वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। वो यही सोच सोच कर हंसे जा रहा था कि वक्त कितनी जल्दी पलट जाता है। अभी वो आदमी ऊपर उसके सामने क्या बन रहा था और नीचे आते ही वो क्या हो गया था। उसकी शक्ल को देखकर लक्की को ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई मर गया हो। तुम्हारे दिमाग में क्या भूसा पड़ा है? तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? अगर मैं यहां से भाग गया और बाद में सामने वाले इंसान को पता चला कि मैंने उसकी गाड़ी ठोकी है तो मेरी कितनी बदनामी हो जाएगी। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है? श्रेयस ने अपनी भड़ास लक्की के ऊपर निकालते हुए कहा। वो जितनी ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, लक्की को भी सुनने में उतना ही मजा आ रहा था। हाँ, इस तरह से भागकर जाना अच्छा नहीं होगा। बेवकूफों जैसी बात मत करो लक्की। भूमिका ने भी उसे बीच में फटकारते हुए कहा। मैंने भी नहीं सोचा था कि जितने गंदे तुम्हारे ये कपड़े हैं, उतने ही गंदे तुम्हारे थॉट्स भी होंगे। अगर हमारी जगह पर तुम होते तो क्या तुम ऐसे भाग जाते? हो सकता है कि तुम तो भाग भी जाते। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कॉलेज में तुमने यही पढ़ा और यही सीखा है। तुमने तो अपनी इतनी सालों की पढ़ाई को बर्बाद कर दिया। विक्रांत ने भी बहती हुई गंगा में हाथ धोते हुए कहा। इधर से श्रेयस फिर से गुस्से से भर गया था और उसने फिर से लक्की के ऊपर चढ़ते हुए कहा, और मुझे क्या तुमने अपने जैसा समझाया है? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए 6 लाख रुपए कोई बड़ी रकम है? अरे ये तो मेरी 2 महीने की पॉकेट मनी है, समझे? जितने तुम 2 महीने में कमाते हो ना, उतना तो मैं एक दिन में धुआं कर देता हूं, उसने कहा और अदिति की ओर देखने लगा। लेकिन लक्की को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो शर्त लगाकर ये बात कह सकता था कि जितनी वो बता रहा था उसकी आधी भी उसकी पॉकेट मनी नहीं थी। अगर ऐसा होता तो वो ऐसे खंबे के सहारे अपना सिर पकड़कर नहीं बैठा होता। ये बात सही भी थी कि पॉकेट मनी सिर्फ 30,000 रुपए महीना की थी, और अगर वो स्पीड से चुकाने के लिए चाहता तो को कम से कम 2 साल लग जाते। फिर भी वो उस डेंट को भर पाने जितने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता। लेकिन बाकी लोग जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और जिन्हें पैसों के आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, वो भी श्रेयस की अमीरी के गुण गा रहे थे। जितने वो गुण गा रहे थे उतनी ही लक्की को हंसी आ रही थी, पर वो बड़ी मुश्किल से अपने होठों को दबाए खड़ा था। चलो चलते हैं, इन्हें जो करना होगा वो ये कर लेंगे, अदिति ने कहा। वो ये सब बकवास और नहीं सुन सकती थी। जब से वो रेस्टोरेंट में घुसी भी नहीं थी, तब से ये लोग लक्की को परेशान कर रहे थे। इनकी हर बात घूम फिर कर उसी दिशा में आ जाती थी, और अभी भी जब गलती किसी और की नहीं थी, इनकी थी, तब भी ये लोग अपनी भड़ास लक्की के ऊपर ही निकाल रहे थे। अदिति ने लक्की का हाथ पकड़ा और दोनों पार्किंग की बाहर आने लगे। उन्हें बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं था और ना ही वो उनके मुंह लगना चाहते थे। अरे अदिति, क्या हुआ? तुम हमारे साथ जुस बार पर नहीं चलना चाहती हो क्या? भूमिका ने कहा।
और अदिति को बीच में ही रोकते हुए कहा, हाँ लक्की तो बस से आ जाएगा, पर तुम रुक जाओ। तुम तो हमारे साथ चलना ना, और लक्की तुम हमारे पीछे पीछे ही अपनी बस लगा देना और फिर हमें कार में बैठा देखते रहना। विक्रांत और भूमिका ने अदिति को बहुत मनाने की कोशिश की। वो सिर्फ और सिर्फ अदिति को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन उसको लक्की के साथ देखकर उनके कलेजे पर जैसे सांप लौट रहा था। नहीं यार, तुम लोग जाओ, मेरा मन नहीं है। मैं लक्की के साथ निकल जाऊंगी, और वैसे भी मुझे इन महंगी गाड़ियों में घूमने का कोई शौक नहीं है। गाड़ी से ज्यादा कंफर्टेबल तो बस का सफर होता है। अदिति ने भी लक्की का साथ देते हुए कहा। उसने अपना मन बना लिया था और अब उसका उन लोगों के साथ जाने का कोई इरादा नहीं था। तभी पीछे से एक आवाज आई। लक्की ने पीछे मुड़कर देखा। ये तो वही लड़का था जिसने उसकी गाड़ी पार्किंग में लगाई थी। जैसे ही उस लड़के ने देखा कि वहां 4-5 लोग एक साथ एक गाड़ी के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हुए थे, तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई थी, और उसने उन्हें देखते ही सीटी बजानी शुरू कर दी। जैसे ही वो उस गाड़ी के पास आया और उसने उस डेंट को देखा, तो वो गुस्से से चिल्लाया, किसने किया ये? किसने किया ये? श्रेयस ने बिना देर करते हुए कहा कि यह सब उसका किया धरा है। उसने गलती से अपनी कार उस कार में ठोक दी थी। भाई तुम भी गजब आदमी हो यार। आदमी हो या क्या हो, मेरी बात तो समझ से परे है। इतनी बड़ी पार्किंग है, उसमें इतनी कम गाड़ियां हैं, और तुमने अपनी चिंदी सी गाड़ी लाकर इतनी महंगी गाड़ी में ठोक दी। आंखें हैं या बटन तुम्हारी? उस लड़के ने श्रेयस की टांग खींचते हुए कहा, और फिर आगे बोला, अब कोई यहां से कहीं नहीं जाएगा। सब लोग चुपचाप यहीं पर खड़े रहेंगे। कोई भी हिलाना तो मैं ऊपर सिक्योरिटी में शिकायत कर दूंगा। जब तक इस कार का मालिक आ नहीं जाता और तुम लोग उसके साथ कंपेंसेट नहीं कर लेते, तब तक यहां से कोई नहीं जाएगा। उस लड़के को डर था कि अगर वो लोग निकल जाते तो सारा इल्जाम उस लड़के के ऊपर आ सकता था। लक्की ने उस लड़के को पहले ही देखते पहचान लिया था। उसे इस बात का डर था कि कहीं वो लड़का भी लक्की को पहचान ना ले, इसलिए लक्की ने अदिति का हाथ पकड़ा और जितनी जल्दी हो सकता था वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो पार्किंग वाला लड़का उसे देख ना ले, इसलिए वो घबराहट में वहां से अदिति का हाथ पकड़कर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, उस लड़के ने उसे जाते हुए देख लिया था, और वो जोर से चिल्लाता, ओ ये लड़के रुक जा। जब उसने देखा कि लक्की उसकी नजर से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, तब उसे लगा कि शायद वही वो लड़का था जिसने उस गाड़ी को ठोका था। उस लड़के का काम उसे पकड़ने का था। अगर वो उसे ना पकड़ता तो शायद सारा मामला उसके ऊपर आ जाता। इधर लक्की आगे आगे भागे जा रहा था और उधर वो पार्किंग वाला लड़का उसके पीछे पीछे। भूमिका, श्रेयस, ईशान और विक्रांत भी उसके पीछे पीछे भागने लगे, ये देखने के लिए कि लक्की भाग क्यों रहा था। ये बहुत ही शर्मनाक बात हो गई थी, लेकिन वो तो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि वो पार्किंग वाला लड़का लक्की को पकड़कर उसकी जमकर कुटाई कर दे। अगर लक्की अकेला ही होता तब तो वो जरूर भाग जाता, लेकिन क्योंकि उसके साथ अदिति भी थी, इसलिए वो इतना जोर से भाग नहीं पा रहा था, और थोड़ी ही दूर में उस पार्किंग वाले लड़के ने उन दोनों को पकड़ लिया। जैसे ही उसने लक्की के गिरेबान पर हाथ डाला, बाकी के लोगों के चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई देने लगी। विक्रांत ने तो अपने मन में ये दृश्य भी देख लिया था कि वो लड़का लक्की को कसकर एक झापड़ लगा रहा था। जैसे ही लक्की को पकड़ा गया, अदिति को लगा कि इस तरह उसके साथ भागने की वजह से अब सब लोगों के बीच में उसका भी मजाक उड़ने वाला था। अबे तुझे क्या लगता है तू मुझसे बचकर निकल जाएगा? एक तो किसी बड़े आदमी की गाड़ी ठोक देता है और फिर चुपचाप ऐसे भागने की कोशिश करता है। तेरी तो मैं उस पार्किंग वाले ने लक्की का गिरेबान पकड़कर उसके ऊपर डंडा दिया था। जैसे उसने लक्की को घुमाया और उसका चेहरा देखा तो उसके मुंह से निकला, सर आप क्यों भाग रहे हैं? इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, वो बीच में ही रुक गया था। अक्सर जो लोग इस तरह की कार चलाते थे, जिस तरह की गाड़ी लक्की चला रहा था, उनकी उम्र लगभग 40 के आसपास होती थी। आज पहली बार उस पार्किंग वाले लड़के ने देखा था कि लक्की जैसे कच्ची उम्र के लड़के के पास इतनी महंगी गाड़ी थी। जब उसने लक्की को उसमें से उतरते हुए देखा था, तो उसके मन में लक्की का अच्छा इंप्रेशन पड़ा था। सर मुझे माफ कर दीजिए।
सर, मैं ठीक से देख नहीं पाया कि ये कोई और नहीं बल्कि आप थे सर। अगर पहले से मुझे पता होता कि मैं आपको पकड़ने के लिए तो मैं कभी भागता नहीं सर। अच्छा, आप ऐसे क्यों भाग रहे थे? सर, आप बोलोगे तो मैं आपकी गाड़ी इधर ऊपर लेकर आ जाऊं। उस लड़के ने लक्की के सामने झुककर खड़े होते हुए कहा। उसने लक्की के सिर पर जो डंडा तान दिया था वो भी अब नीचे हो गया था। उस लड़के को लक्की से ऐसी बात करते देखकर उन लोगों की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उनके चेहरे की त्योरियां चढ़ गई थीं। भूमिका, श्रेयस, ईशान और विक्रांत चारों लक्की और उस लड़के के पास आकर खड़े हो गए थे। जैसे ही उस लड़के ने उन सबको अपने पास आते हुए देखा, उसने लक्की से कहा, सर, यही वो लोग हैं जिन्होंने आपकी कार को ठोका था। अब अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए इनसे कंपेंसेट के लिए बात कर सकता हूं और ये लोग पैसे नहीं देंगे ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। उस लड़के की ऐसी बातें सुनकर सब लोग चौंक गए थे। आखिर वो लक्की को सर क्यों बोल रहा था? क्या लक्की का राज आज सब लोगों के सामने आ जाएगा या उससे पहले ही लक्की बचने की कोई तरकीब निकाल लेगा? पार्किंग वाले उस लड़के ने लक्की को पकड़ तो लिया था, लेकिन जैसे ही उसने उसकी शक्ल देखी तो वो चौंक गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जब गाड़ी खुद लक्की की ही थी तो फिर वो उन लोगों से पैसे लेने के बजाय भाग क्यों रहा था। इधर जब ईशान और बाकी के लोगों ने देखा कि वो लड़का लक्की को डंडा लगाते लगाते रह गया था तो सब लोग उसके आसपास आकर खड़े हो गए थे। सर, इन्होंने ये आपकी गाड़ी ठोकी है। अगर ये लोग पैसे नहीं देते हैं ना तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं, उसने कहा और लक्की की ओर देखने लगा। बाकी लोगों की नजर भी लक्की के ऊपर ही टिकी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लक्की को सर क्यों बुला रहा था। कहीं वो बड़ी सी गाड़ी लक्की की तो नहीं थी? मेरे भाई, तुझे आंखों का धोखा हो गया है। तू जिसे सर समझ रहा है ना, वो सर नहीं है। ये आदमी तो अभी तेरे होटल के सामने खड़ा होकर भीख मांग रहा था। ये तो उस गाड़ी के टायर में हवा भी नहीं डलवा सकता है, फिर ये तेरा सर कैसे हो गया है? ईशान ने कहा। अरे, ऐसे कैसे धोखा हो गया? मैंने खुद इनके हाथ से चाबी लेकर इनकी गाड़ी अंदर पार्क की है और तुम हवा डलवाने की बात तो मत करो। तुम तो ये बताओ कि सर की जो गाड़ी तुमने ठोकी है उसके पैसों की भरपाई कैसे करोगे? उस लड़के ने बाकी लोगों को देखते हुए कहा। अरे, इन्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ है जो मैं इनसे पैसे ले लूं। भाई, तुम मुझे गाड़ी की चाबी दे दो, मैं गाड़ी बाहर निकाल लेता हूं। लेकिन उस लड़के के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया। अब क्योंकि बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी इसलिए लक्की को लगा कि किसी से भी अब कुछ छुपाने का कोई फायदा नहीं था। लक्की ने गाड़ी की चाबी ली और अपना गाड़ी बाहर निकालने के लिए अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे उस गाड़ी को बाहर निकाल कर लाया। जब बाकी के लोगों ने लक्की को उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर देखा तो उनकी आंखों मानो चौंधिया गई। किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जिसे वो चीयर लीडर टीम की दाई मां समझ रहे थे, वो इतनी महंगी लग्जरी कार का मालिक था। बाकी सबके दिल की तो सिर्फ धड़कन ही बढ़ी थी, लेकिन भूमिका को तो लग रहा था कि उसके दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया था। उन सब का दिमाग चकरा गया था और वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर लक्की चीज क्या था। अभी तो वो यहां लोगों से 10 रुपए मांग रहा था और अगले ही पल वो इतनी महंगी गाड़ी की स्टीयरिंग पर हाथ फिरा रहा था। लक्की जैसा आदमी इतनी महंगी कार कैसे अफोर्ड कर सकता था? सबके मन में यही सवाल था। लक्की ने हॉर्न बजाया और जैसे ही उसने हॉर्न बजाया सब लोगों के होश ठिकाने आ गए और वो रास्ते से एक ओर हट गए। लक्की ने अपनी गाड़ी बाहर निकालकर अदिति के पास ले जाकर खड़ी कर दी। उसने अदिति से कहा और फिर गाड़ी का शीशा उतारा। अदिति की भी हालत बाकी लोगों जैसी ही थी, बस उसे दूसरों की तरह किसी बात की जलन नहीं हो रही थी। चलो आओ अदिति, मैं छोड़ देता हूं तुम्हें, लक्की ने अदिति से कहा। अच्छा ठीक है। अदिति पहले तो थोड़ा सा झिझक रही थी, लेकिन उसके बाद वो उस गाड़ी की फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गई। इस वक्त अगर सबसे ज्यादा कोई खुश था तो वो अदिति थी। उसे लग रहा था कि वो जो भी कर रही थी सही कर रही थी। लक्की का साथ देने का उसका डिसीजन बहुत सही था और अब वो गाड़ी में बैठकर भूमिका का खुला मुंह देख रही थी। जैसे ही लक्की अदिति को बैठाने के बाद अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने ही वाला था, तभी उसने देखा कि भूमिका उसकी गाड़ी की पीछे वाली खिड़की के ऊपर लटक गई थी। क्या हुआ? लक्की ने पीछे वाली खिड़की को खोलते हुए उससे पूछा।
लक्की, मैं भी वापस कॉलेज ही जा रही हूं तो तुम मुझे प्लीज वापस कॉलेज छोड़ दो ना, भूमिका ने कहा। तब तक उसे इतनी बात तो समझ में आ ही गई थी कि लक्की ही इस कार का मालिक था और इसीलिए वो उसकी कार पर लटक जाना चाहती थी। जिस लक्की को देखते ही वो अपनी नाक बंद कर लेती थी, आज उसी लक्की को देखकर उसकी जीभ लपलपाए जा रही थी। अच्छा, पर मुझे लगता है कि तुम्हें ना ईशान की गाड़ी में जाना चाहिए। वैसे भी तुम सब लोग तो अभी जूस बार जाने वाले थे ना, लक्की ने कहा और इतना कहते ही उसने धीरे से गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ाते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अरे लक्की, मुझे नहीं पीना कोई जूस वूस, चलो ना, तुम ही मुझे छोड़ दो ना, वैसे भी मुझे मेरी क्लास के लिए लेट हो रहा है, भूमिका ने उस गाड़ी के पीछे दौड़ते दौड़ते कहा, लेकिन गाड़ी उससे आगे निकल चुकी थी। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी लेकिन रुकी नहीं थी जब तक गाड़ी उसकी नजरों से गायब नहीं हो गई थी। तब तक वो लक्की लक्की के नाम की माला जपते हुए उसकी ओर भागे जा रही थी, लेकिन जवाब में उसे लक्की की गाड़ी के साइलेंसर से निकला हुआ धुआं ही मिला। जब बाकी के लोगों ने भूमिका को इस तरह उस गाड़ी के पीछे भागते हुए देखा तो उन्हें लगा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। इधर लक्की थोड़ी देर बाद आदित्य के साथ उसी गाड़ी में अपने कॉलेज आ गया था। आदित्य लक्की के कॉलेज की ही दूसरे ब्रांच की स्टूडेंट थी। जब तक ये तमाशा चल रहा था तब तक शाम हो चुकी थी। आसमान में अंधेरा छा गया था और सड़क के दोनों ओर लगी स्ट्रीट लाइट चमकने लगी थी। ऐसे में लक्की की उस गाड़ी का माहौल ही कुछ अलग हो गया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये कार तुम्हारी होगी, लक्की आदित्य ने मुस्कुराते हुए लक्की की ओर देखा और कहा। उसके चेहरे पर जो स्ट्रीट लाइट चमक रही थी उससे वो और भी खूबसूरत नजर आ रही थी। आदित्य को लक्की के साथ इस तरह बैठकर बात करना अच्छा लग रहा था। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? ये गाड़ी पसंद नहीं आई, लक्की ने भारी सी आवाज में कहा। शीशे चढ़ाते ही उसकी गाड़ी में बाहर से आता हुआ सारा शोर बंद हो गया था, इसलिए उसे जोर से बोलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। जैसे ही आदित्य ने लक्की की ये बात सुनी उसे शर्म आ गई। उसने अपने लाल पड़ते हुए गालों को खिड़की की ओर घुमा दिया और मुस्कुराते हुए बाहर देखने लगी। नहीं, गाड़ी से ज्यादा तो मुझे तुम अच्छे लगे लक्की। आदित्य को अचानक से वो पल याद आ गया जब उसने लक्की को पहली बार देखा था। उसने फिर से अपना चेहरा लक्की की ओर घुमाकर बोला, पहले जब तुम्हें लोग परेशान करते थे, चिढ़ाते थे, bully करते थे, तो तुम उनकी किसी भी बात का ना बुरा नहीं मानते थे। तुम उनकी किसी भी बात को दिल से नहीं लगाते थे। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। मैं तुम्हारी आंखों में तुम्हारी सिंप्लिसिटी देख सकती हूं लक्की। बहुत से कम लोगों की आंखों में इतनी सादगी होती है, आदित्य ने कहा। पहले की बात कर रही हो तो फिर अभी क्या है? अभी वो सादगी नहीं है, लक्की ने पूछा। उसने नहीं सोचा था कि आदित्य उसके बारे में ये सब सोचती थी। उसने उसकी आंखों को इतनी ध्यान से कभी देखा भी होगा। लक्की को इस बात की कभी उम्मीद नहीं थी। अब तो तुम इस गाड़ी में बैठे हो, इस गाड़ी को चला रहे हो, उसके मालिक हो तो ये बात तो काफी साफ है कि तुम ईशान से बहुत बड़े आदमी हो लक्की, और बाकी लोगों से भी। और साथ ही ये तुमने अपने आप को ना इतने अच्छी तरह से रखा है कि मैं तुम्हारी असलियत को नहीं देख पाई। लेकिन अब जब लोगों ने तुम्हें इस गाड़ी के साथ देख लिया है तो वो अपने आप को तुमसे कंपेयर करना ही छोड़ देंगे। उसके दोनों हाथ एक दूसरे से बंध गए थे और वो अपनी उंगलियों पर लगे लाल रंग के नेल पैंट को देख रही थी। उसकी आंखों में उदासी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि लक्की पहले जैसा था वैसे ही ठीक था। जैसे उसका सच लोगों के सामने आ गया तो न सिर्फ लोगों को उसे देखने का नजरिया बदल जाएगा, बल्कि वो खुद भी लोगों के लिए बदल जाएगा। लक्की ने जब आदित्य की बात सुनी तो उससे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। इसमें कोई शक नहीं था कि इस वक्त लक्की 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठा था। आदित्य और उसके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन में जमीन आसमान का अंतर था और लक्की को इसी बात का सबसे ज्यादा डर लग रहा था कि उसकी ये पहचान उसे बाकी लोगों से दूर कर सकती थी। लक्की अपनी इस पहचान की वजह से आदित्य जैसी अच्छी दोस्त को खोना नहीं चाहता था। आदित्य, तुम गलत समझ रही हो। दरअसल ये गाड़ी मेरी नहीं है। मैंने ये गाड़ी किसी से थोड़े दिन के लिए ली है, बस, और कुछ नहीं, लक्की ने कहा ताकि वो फिर से उस पर्दे को लगा सके जो आदित्य के सामने खुल गया था। उसने सोचा कि अब सिर्फ यही झूठ उन दोनों की दोस्ती को बचा सकता है। किसी और से ली है। सच में अचानक से आदित्य ने उसे चमकती हुई आंखों से देखा। हाँ,
सच ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये किसी और की गाड़ी है, और ये मेरी होती तो अब तक तो खुशी के मारे मर ना जाता। लक्की ने बहुत आसानी से दूसरा झूठ बोलते हुए कहा। वैसे भी वो जो कह रहा था वो पूरा झूठ था भी नहीं। हाँ, वो इससे भी महंगी गाड़ी को लेकर आने वाला था, लेकिन फिलहाल ये गाड़ी तो उसकी नहीं थी ना। तो फिर ये सब क्या था? तुमने जो ये सब किया वो हमें बेवकूफ बनाने के लिए किया, अदिति ने हंसते हुए कहा। उसे अपने कानों के ऊपर विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसे लक्की की बात सुनकर अच्छा लग रहा था। उसका मन अंदर ही अंदर खुश हो गया था। जब दोनों ये बात कर रहे थे तब लक्की कॉलेज पहुंच चुका था और उसने गाड़ी अदिति की हॉस्टल की तरफ घुमा दी थी। इस बारे में बात करते करते कब अदिति का हॉस्टल आ गया पता ही नहीं चला। उसने गाड़ी उसके सामने रोकी और अदिति के दिल को तसल्ली देने के बाद उसे विदा कर दिया। लक्की उसे छोड़ने के बाद सीधा गाड़ी ठीक करवाने के लिए रिपेयरिंग शॉप चला गया था। उसने गाड़ी ठीक करवाई और तकरीबन 1 घंटे के बाद वो फिर से कॉलेज के कैंटीन में खाना खाने के लिए आ गया। तब तक रात के लगभग 10 बज चुके थे। इस वक्त राधिका के पास जाना ठीक नहीं रहेगा। काफी देर हो गई है, लक्की ने अपने आप से कहा। वो राधिका को उस विल्ला के बारे में बताने के लिए बेचैन तो हो रहा था, लेकिन उसने अपने आप को बस आज की रात के लिए रोक रखा था। उसने गाड़ी अपनी जगह पार्क की और सोने के लिए अपने दोस्तों के कमरे में चला गया। भाई, आज तू कॉलेज क्यों नहीं आया था? कुछ काम था, अमित ने कहा। लक्की के आने से अमित की नींद खुल गई थी। अरे यार, वो विल्ला खरीदने गया था, लक्की ने कहा और अपने कपड़े बदलने लगा। अमित ने 1 सेकंड के लिए उसे घूर कर देखा और फिर अपने सिरहाने लगे तकिए को उसके ऊपर फेंक कर बोला, अबे, रात को ऐसे भूतिया मजाक करता है? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? लक्की को भी उसकी इस बात पर हंसी आ गई। अब वो अमित को कैसे समझाता कि वो मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो सच बोल रहा था। इधर अगले दिन जब लक्की गहरी नींद में सोया हुआ था, तब अमित ने उसे उसके पलंग से खींचकर बाहर निकालते हुए नींद से जगा दिया। चल उठ, क्लास का टाइम हो गया है, कितना सोएगा? अमित ने कहा। लक्की ने अपना मुंह धोया और अमित के साथ जाने लगा। दोनों चाय पीने के लिए बाहर एक टपरी पर आ गए थे। उधर रोशनी पहले से ही अमित का इंतजार कर रही थी। जब उन लोगों ने एक एक चाय पी, उसके बाद रोशनी ने लक्की को इतनी सुबह क्लास जाने से पहले यहां बुलाए जाने की पीछे का रीजन बताया। उसने बताया कि कोयल और प्रशांत के बीच थोड़े दिनों में ही अच्छा खासा रिलेशन बिल्ड हो गया था। रोशनी को ऐसा लग रहा था कि प्रशांत कोयल में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो चाह रही थी कि लक्की आकर या तो कोयल को अलग से समझाएं या फिर कोयल और प्रशांत दोनों को समझाएं। ये क्या बात कर रही हो? मुझे लगता है इस काम के लिए तुम्हें किसी और को ढूंढना चाहिए, मुझे नहीं, लक्की ने कहा। उसे याद था कि पहले भी कोयल उससे किस तरह से बात करती आ रही थी, इसलिए वो उसके मैटर में पड़ना ही नहीं चाह रहा था। देखो लक्की, कोयल का ना सिर्फ मुंह ज्यादा चलता है, वैसे वो लड़की अच्छी है। वैसे वो लड़की है नहीं जैसी वो दिखती है या दिखने की कोशिश करती है। लास्ट सेमेस्टर में जब कोयल को एक छोटे से गांव के बच्चों को पढ़ाने की रिस्पांसिबिलिटी दी गई थी ना, तो उस गांव में ही रहकर वहां के बच्चों को 6 महीने के लिए पढ़ाकर आई थी, रोशनी ने कहा। ये सुनकर लक्की को थोड़ा सा झटका लगा। उसने सोचा नहीं था कि कोयल ऐसा भी कुछ कर सकती थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोयल जैसी लड़की किसी छोटे से गांव में 1 दिन के लिए भी रह सकती है। अरे देखो, जब तुम आखिरी बार कोयल से मिले थे तो उसके लिए खाना भी लेकर आए थे, इसलिए इससे साफ पता चलता है कि तुम्हें कोयल की कितनी चिंता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम कोयल को उस प्रशांत के साथ देखना पसंद करोगे। बराबर, रोशनी ने कहा और उम्मीद भरी नजरों से लक्की की ओर देखने लगी। वो जानती ही नहीं थी कि लक्की आखिरी बार खाना उसके लिए नहीं बल्कि अपनी दोस्तों के लिए लेकर आया था। अब हालांकि लक्की कोयल को कोई खास पसंद नहीं करता था और जितना हो सके उससे दूरी बनाकर रखने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी वह नहीं चाहता था कि कोयल जैसी लड़की को प्रशांत जैसे उस डींगेबाज के पीछे जाना पड़े। उसे मालूम था कि प्रशांत उसके नाम का फर्जी क्रेडिट खा रहा था। प्रशांत भी जानता था कि वो काम उससे नहीं कराया था, फिर भी वो कोयल को फंसाने के लिए उसे यही सब कह रहा था। उसकी नीयत में खोट था, जो कि कोयल के लिए अच्छी बात नहीं थी। अब देखना होगा कि क्या लक्की कोयल को प्रशांत से दूर कर पाएगा।
और उसके लिए रास्ता कौन सा बनाएगा? क्या होगा जब लक्की और कोयल फिर से आमने सामने आएंगे?